दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूहों के सेट नंबर 12 की, जो कि आने वाले समूहों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर उत्तराखंड समूहों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि समूहों से रिलेटेड कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल में। और इसके अलावा आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य जीके और सामान्य हिंदी की अलग से क्लासेस देखने को मिलेगी इस चैनल में, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इस प्रैक्टिस सेट को आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आपका जो भी स्कोर बनता है, चाहे कम बने चाहे ज़्यादा बने, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपका जो एग्ज़ाम है ये शायद ऑनलाइन हो जाए, तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे स्क्रीन में देखते हुए, तो आपकी तैयारी जो है, आपको अलग से ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अंधा युग किसकी कृति है, ये पूछा गया है। तो अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर धर्मवीर भारती। तो इसमें से कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती की कृति है अंधा युग। धर्मवीर भारती जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के इनको प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार का दर्जा मिला है धर्मवीर भारती को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। तो इस तरीके की जो इनकी रचनाएं हैं कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है। तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं हम बताना है। तो सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण बोलते हैं हम व्याकरण के ज्ञाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन बी है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन सी, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो बिकती है लगा है, ये ऐसे गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन सी में दिया गया है, ताज़ा गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। तो इस तरीके के वाक्य को करेक्ट करने के लिए आपको दो चीज़ देखनी चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो इसमें दो चीज़ की बात करें तो इसमें पहली चीज़ जो है, एक गन्ना इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है रस इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें रस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ताज़ा जो है ये रस के आगे लगेगा, क्योंकि ताज़ा रस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय ताज़ा गन्ने के। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय ताज़ा गन्ने के रस के। ठीक है, तो रस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो कौन सा इसमें शुद्ध तरीके से लिखा जाएगा अस्पष्टता को, ये बताना है। तो सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पष्टता इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। करपट का तद्भव बताना है। करपट जो है एक संस्कृत शब्द है, और तद्भव यानी कि साधारण हिंदी में किस तरीके से इसको बोला जाता है, लिखा जाता है, ये पूछा गया है। तो करपट का तद्भव हमको बताना है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा जो है ये हो जाएगा करपट का तद्भव शब्द। और कपड़े को संस्कृत में लिखेंगे करपट, और करपट को तद्भव में लिखेंगे कपड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है। तो कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तारीख, किस्मत, औरत या फिर गिरफ्तार। तो 3 शब्द हैं अरबी के और एक शब्द नहीं है अरबी का। तो कौन सा शब्द है बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, तारीख, किस्मत और औरत जो है ये अरबी भाषा के शब्द हैं, और गिरफ्तार जो है ऑप्शन डी, ये अरबी भाषा का शब्द ना होकर यह है फारसी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय परिचय गढ़वाल किसकी रचना है पूछा गया है। तो हिमालय परिचय गढ़वाल और हिमालय परिचय कुमाऊं जो है ये 2 किताबें लिखी गई थी। तो और ये 2 किताबें जो हैं एक ही आदमी ने लिखी थी, तो उस आदमी का नाम आपको बताना है।
कि किसने लिखी थी हिमालय परिचय गढ़वाल और हिमालय परिचय कुमाऊं। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, राहुल संकृत्यायन ने लिखी थी हिमालय परिचय गढ़वाल और हिमालय परिचय कुमाऊं। और राहुल संकृत्यायन भी जो है इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दें उत्तराखंड में या फिर आप नेशनल लेवल का एग्जाम दें, तो ये राहुल संकृत्यायन की कृति जो है इंपॉर्टेंट रहती है। इनकी कृतियाँ हैं जैसे कि हिमालय परिचय गढ़वाल, हिमालय परिचय कुमाऊं, भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा, शिखरों से संघर्ष। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं इनने की हैं राहुल संकृत्यायन ने। और एग्जाम में कभी कभी इनका जो है रियल नेम भी पूछ लिया जाता है, रियल नेम या फिर बचपन का नेम। तो राहुल संकृत्यायन का जो रियल नेम था वो था केदारनाथ पांडे। और क्योंकि केदारनाथ पांडे जो थे ये बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे और बौद्ध धर्म को अपनाया भी था, उसकी टीचिंग ली थी इनने 4-5 साल केदारनाथ पांडे ने। और उसके बाद केदारनाथ पांडे ने जो है ये गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल, तो गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम पे अपना नाम रखा राहुल संकृत्यायन। तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चैनतौल पर्व किस जिले में मनाया जाता है पूछा गया है। तो कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पौड़ी। तो चैनतौल पर्व कहाँ मनाया जाता है ये सोचिए। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है चैनतौल पर्व। और ये चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है। इसमें भाई बहनों का त्यौहार इसको बोलते हैं, जिसमें भिटौला जो है कुमाऊं क्षेत्र में भिटौले का एक रिवाज है जिसमें मायके से भाई जो है अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है चैत्र माह के टाइम पे, ये साड़ियाँ या फिर कुछ और चीज़ें। तो इसी और जो भिटौला जो है ये भिटौला इसी पर्व के अंतर आता है, चैनतौल पर्व के अंतर, जो कि मुख्य तौर से रिलेटेड है पिथौरागढ़ से। और भिटौला पर्व जो है ये पूरे कुमाऊं में मनाया जाता है फिलहाल, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है डोबरा चांटी पुल कहाँ स्थित है। तो डोबरा चांटी पुल जो है एक सस्पेंशन पुल है, इसको झूला पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ स्थित है ये डोबरा चांटी पुल, ये बताना है आपको। तो डोबरा चांटी पुल स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल में स्थित है डोबरा चांटी पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मयूल रोकनी नामक फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। तो मयूल रोकनी नामक फूलों की घाटी किस जिले में है पूछा गया है। तो बताइए किस जिले में है। फूलों की घाटी जो है वो तो चमोली में स्थित है, लेकिन ये मयूल रोकनी नामक फूलों की घाटी है, तो ये कहाँ स्थित होगी ये बताना है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, मयूल रोकनी नामक फूलों की घाटी जो है ये भी चमोली में ही स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है माधवी शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देहरादून की रहने वाली है माधवी शर्मा, तो किस क्षेत्र से इसका संबंध है बताना है आपको। तो बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती या फिर पर्वतारोही, तो किस क्षेत्र से इनका संबंध है माधवी शर्मा का। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, पर्वतारोही से इनका संबंध है, पर्वतारोही है माधवी शर्मा जो कि देहरादून की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सड़िया ताल कहाँ स्थित है पूछा गया है। चमोली में, देहरादून में, नैनीताल में या फिर रानीखेत में। तो सड़िया ताल कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, नैनीताल में स्थित है सड़िया ताल। नैनीताल से 9 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और भूस्खलन के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इसकी कंडीशन सड़िया ताल की, जो स्थित है नैनीताल में है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी ये ताल, झरने और ये सारे डैम जो हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था पूछा गया है। तो रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था। इसमें एक हिंट देंगे आपको। इसका हिंट ये है कि रोटी सूची प्रथा को शुरू किया था श्याम शाह के चाचा ने और पृथ्वी शाह के पिता ने। तो कौन है श्याम शाह के चाचा और पृथ्वी शाह के पिता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही कट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। तो बताइए क्या हो सकता है, सी या फिर डी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, महीपति शाह ने
स्टार्ट करी थी ये प्रथा, जिसका नाम था रोटी सूची प्रथा। और महीपति शाह जो था वो था श्याम शाह का चाचा और पृथ्वी शाह का पिता। और महीपति शाह को ही गर्भभंजन के रूप में भी जाना जाता है, गर्भभंजन के रूप में इनको जाना जाता है। एक और है, एक है गर्भभंजक। तो गर्भभंजक और गर्भभंजन जो है ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग लोगों को जाना जाता है इससे। तो गर्भभंजन जो है ये महीपति शाह के लिए प्रयोग होता है और गर्भभंजक जो है ये महीपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो सेनापति है माधो सिंह भंडारी उसके लिए प्रयुक्त होता है गर्भभंजक, और गर्भभंजन जो है ये प्रयुक्त होता है महीपति शाह के लिए। और महीपति शाह को गर्भभंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि केवल 3-4 साल या 5 साल इनका राजकाज चला महीपति शाह का, लेकिन इनने काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े और गौरव बढ़ाया पवार वंश का, इसीलिए इनको गर्भभंजन जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महीपति शाह जो है रोटी सूची प्रथा को चलाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अब बताइए कहाँ हुआ था इनका जन्म? पौड़ी में, टिहरी में, कनखल हरिद्वार में या फिर चमोली में? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, टिहरी की सकलाना पट्टी में हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जून 1922 में। तो 2 जून 1922 में इनका जन्म हुआ था टिहरी में। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है वृक्ष मानव के रूप में। और अपनी जीवन काल में कम से कम इनने 50 लाख पेड़ लगाए थे, शायद इससे ज़्यादा ही लगाए होंगे 50 लाख से। तो पूरे जंगल इनने बसा दिया था टिहरी में, तो इसीलिए इनको जाना जाता है वृक्ष मानव के रूप में। और 1986 में इनको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका जन्म हुआ था टिहरी में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कालसी का स्थानीय नाम पूछा गया है। तो कालसी का स्थानीय नाम बताना है आपको, जो स्थित है देहरादून में। तो क्या हो सकता है? चित्रशाला, चित्रशिला, कालों का डांडा या फिर लाखा मंडल? तो कालसी जो कि देहरादून में स्थित है, क्या हो सकता है इसका स्थानीय नाम? तो इसका स्थानीय नाम है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, चित्रशिला जो है ये कालसी का स्थानीय नाम है। और चित्रशिला के अलावा इसको कालाकूट और सुधनगर के नाम से भी जाना जाता है कालसी को, जो कि देहरादून में स्थित है। अशोक का शिलालेख भी मिले थे यहाँ पे कालसी में। और बात करें चित्रशाला की, तो चित्रशाला के रूप में जाना जाता है रानीबाग, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है रानीबाग। तो वहाँ उसको जाना जाता है चित्रशाला के रूप में। कालों का डांडा की बात करें तो कालों का डांडा लैंसडाउन जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, उसको जाना जाता है कालों का डांडा के रूप में। और लाखा मंडल जो है ये भी देहरादून में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, चित्रशाला जो है स्थानीय नाम है कालसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्यप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता था? ठीक है, तो सूर्यप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता था ये बताना है आपको। ये संगम पहले होता था, अब ये नष्ट हो चुका है सूर्यप्रयाग, इसलिए लगा है इसमें था। तो कौन सी नदियों का संगम होता है इसमें? इजी क्वेश्चन है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, लस्तर और मंदाकिनी नदी का संगम होता था सूर्यप्रयाग में, लस्तर और मंदाकिनी नदी का, जो कि स्थित था रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग में, यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है सूर्यप्रयाग, जो कि लस्तर और मंदाकिनी के बीच में स्थित था, यानी कि संगम में स्थित था। और जब इन दोनों नदियों का बहाव बढ़ा तो ये चोटी जो थी संगम सूर्यप्रयाग वाली जिसमें मंदिर स्थित था, वो चोटी जो है नष्ट हो गई थी इन दोनों नदियों के प्रवाह के कारण। तो इसलिए जो है इसमें लगा है था, और ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। और बात करें अगर ऑप्शन बी की, अलकनंदा और पिंडर की, तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है चमोली में, कर्णप्रयाग में। सरयू गोमती का संगम होता है बागेश्वर में। और भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है गंगोत्री उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन ए जो है लस्तर और मंदाकिनी, ये हो जाएगा राइट आंसर सूर्यप्रयाग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, नीलू कठायत किस चंद्रवंशी राजा का सेनापति था? तो नीलू कठायत जो था एक सेनापति था, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीलू कठायत ने उत्तराखंड में रोहिला आक्रमण को जो है काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा था, संभाल के रखा था। रोहिला आक्रमण को समाप्त करने में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था नीलू कठायत ने। तो कौन सा चंद्रवंश का राजा था जिसका सेनापति था नीलू कठायत?
सोमचंद, कल्याणचंद, ज्ञानचंद या फिर कीर्तिचंद। तो कौन सा चंद है बताइए। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्ञानचंद का सेनापति था नीलू कठायत। ठीक है, और ज्ञानचंद की बात करें तो ज्ञानचंद जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि किसने दी थी, यानी कि ये अपने नाम के आगे गरुड़ लगाता था तो इसका नाम हो गया था गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी ज्ञानचंद को, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा आंसर कि फिरोज तुगलक ने दी थी ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि, तो इसलिए इसको बोला जाता था गरुड़ ज्ञानचंद। और इसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत, जो कि रोहिला आक्रमण को काफ़ी हद तक जिसने कंट्रोल करके रखा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की। तो किसने की घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना, जो कि नैनीताल में स्थित है। स्वामीराम शर्मा ने, जयमल सिंह ने, हरिदत्त भट्ट ने या फिर भवानी सिंह ने। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सोचिए। तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना की थी, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, जयमल सिंह ने की थी नैनीताल घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना। और कब की थी इसकी स्थापना इसने, तो की थी 1966 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, केवला घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। इसको केवल घना राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है और केवला देव भी बोला जाता है इसको केवल। तो ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है पूछा गया है। तो विजय घाट जो है किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है और ये स्थित है दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको बता दी मैंने कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, दिल्ली में स्थित है विजय घाट। तो कौन सी नदी होगी, सिंपल सी बात है, कौन सी नदी होगी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि विजय घाट के बगल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है बताना है। ऑप्शन के हिसाब से एकदम सटीक बताइएगा कि कौन सा जो है नंबर 1 में आता है। असम, मध्य प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटक। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है ये नंबर 1 में है इंडिया में चंदन की लकड़ी के मामले में। और कर्नाटक के जंगल जो हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है चंदन की लकड़ी, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। और भारत का जो चंदन है वो दुनिया में नंबर वन की पोजीशन में है फिलहाल, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला माना जाता है भारत का जो चंदन है। और भारत में सबसे अच्छा जो है सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर ए और डी। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी दोनों, यानी कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों ही नृत्य करती है यामिनी कृष्णमूर्ति, और दोनों में ही कुशल है ये यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण इनको मिला है और पद्म विभूषण, दोनों ही अवार्ड इनको मिले हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है। तो हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है, बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेनिस। तो किस खेल से संबंधित है हैमलेट कप। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, टेनिस से रिलेटेड है हैमलेट कप। और टेनिस से रिलेटेड बहुत सारे कप हैं, जैसे कि हैमलेट कप,
डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हैमलेट कप, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन, ये सारे कप जो हैं ये रिलेटेड हैं टेनिस से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, स्टालिन को, हिटलर को या फिर लेनिन को? किसको कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी? और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, नेपोलियन को बोला जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। और मैन ऑफ डेस्टिनी के अलावा नेपोलियन को जो है लिटिल कारपोरल भी बोला जाता है। किसको? नेपोलियन को। और मैन ऑफ डेस्टिनी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैन ऑफ डेस्टिनी जो है ये किताब है, ये किसने लिखी है? यानी कि ये मैन ऑफ डेस्टिनी जो है टाइटल मिला है नेपोलियन को और ये किताब का नाम भी है मैन ऑफ डेस्टिनी। तो किसने लिखी है किताब? ये लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किताब लिखी थी मैन ऑफ डेस्टिनी, जो कि नेपोलियन के ऊपर ही बेस्ड थी और नेपोलियन को भी बोला जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया ये बताना है। आज सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इजी हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं लेकिन, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? दिल्ली सल्तनत के कितने राजवंशों ने, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 राजवंशों ने जो है राज किया था दिल्ली राजवंश में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 5। तो 5 ये कौन कौन से थे? पहला था गुलाम, फिर था खिलजी, फिर था तुगलक, उसके बाद आया सैयद, उसके बाद आया लोदी। कौन कौन थे? तो पहला था गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोदी। और लोदी को समाप्त किसने किया? लोदी का जो अंतिम जो था राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, और उसको समाप्त किसने किया? तो उसको समाप्त किया पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने, और उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी, लगभग 500 साल राज किया मुग़लों ने। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राजवंशों ने राज किया दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो किसे है भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को या फिर सेना कमांडर को? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को है भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार। और जो 352वां अनुच्छेद है, जो कि आपातकालीन स्थिति का अनुच्छेद है, उसी के तहत राष्ट्रपति घोषणा करता है युद्ध की। तो ये राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं भाई? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनुलाब्दीन को बोलते हैं कश्मीर का अकबर। लगभग 1500 के आसपास ये कश्मीर का था राजा जैनुलाब्दीन, और अकबर की तरह ही काफ़ी उदारवादी था और अच्छा काम करता था लोगों के लिए, तो इसीलिए लोगों ने इसको बोला कश्मीर का अकबर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैनुलाब्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया? तो पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यजीत राय, दादा साहब फाल्के या फिर गुरुदत्त? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सत्यजीत राय ने निर्देशन किया था पाथेर पंचाली का। और ये रिलीज़ कब हुई थी पिक्चर? तो रिलीज़ हुई थी 1955 में, बंगला फिल्म थी ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी ये बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 मार्च 1792 में। तो 18 मार्च 1792 में 1792 में हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और ये हुई थी अलंग मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है। अलंग मैसूर युद्ध के बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। लेकिन इस संधि में जो है 3 लोगों ने साइन किए थे, एक था टीपू सुल्तान,
दूसरा था लॉर्ड कॉर्नवालिस और तीसरा कौन था? तीसरा था हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, तो हैदराबाद का निज़ाम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले थे। 18 मार्च 1792 में इसमें हुए हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी बताना है आपको। पाटलिपुत्र थी, नालंदा थी, या फिर तक्षशिला थी, या फिर गांधार थी। तो इसमें पाटलिपुत्र और नालंदा में आपको हो रहा होगा कन्फ्यूज़न, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र में जो है राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, और पाटलिपुत्र जो है ये बिहार में स्थित है, और बिहार में जो पटना सिटी है उसी को पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो की समाप्ति।